गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नमक का दरोगा पाठ की संक्षिप्त कहानी पर आज मैं बात करूंगा, क्योंकि संक्षिप्त कहानी अगर आपके दिमाग में है तो इस पाठ से संबंधित किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जाए उसका आप आंसर कहीं ना कहीं एडजस्ट करके दे ही देते हो। तो मैं इस स्टोरी की जो संक्षिप्त कहानी है वह शुरू होती है नमक के विभाग के परिचय से। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, अर्थात इसकी तस्करी करने लगे। यहाँ पर नमक के इस विभाग का परिचय का उद्देश्य केवल इतना है कि नमक का विभाग एक ऐसा विभाग था जो कि भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहाँ पे छल, प्रपंच, तस्करी, चोरी इत्यादि की घटनाएं अमूमन घटा करती थीं। चूँकि नमक एक ऐसी वस्तु थी जो गरीब से लेकर अमीर उसका उपयोग करता है, इसलिए इसकी तस्करी खूब होने लगी। जब इस पर टैक्स लग गया तो लोग इसकी तस्करी करने लगे, चोरी छिपे इसकी बिक्री करने लगे। तो इसमें जो नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी थे उनको भ्रष्टाचार करने का, उनको रिश्वत लेने का मौका ज़्यादा मिल गया। इसीलिए प्रेमचंद जी कहते हैं कि पटवारी गिरी का सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे और इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। मतलब यह विभाग एक ऐसा विभाग था जहां पर रिश्वत की अपार संभावनाएं थीं, ऊपरी की इनकम की अपार संभावनाएं थीं। तो नमक के इस विभाग के परिचय के माध्यम से प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि ये विभाग वस्तुतः भ्रष्टाचार का एक अड्डा था और इसमें नियुक्त होने वाला हर कर्मचारी आमदनी का एक अक्षय स्रोत उसे प्राप्त हो जाता था। अब मुंशी वंशीधर की बात आती है, मुंशी प्रेमचंद। अब इसके पश्चात मुंशी वंशीधर का जिक्र करते हैं कि एक नया युवक, एक युवा जिसका नाम मुंशी वंशीधर है, वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के पश्चात नौकरी की खोज में चला। नौकरी की खोज में जब चला तो इसके पिताजी कुछ उपदेश देते हैं। अपने जीवन की संचित पूंजी इसी को कहते हैं। वो उनके उपदेश का सार यही है कि पहले वो अपने घर की जर्जर हालत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं। तो अपनी ये घर की जो दुर्दशा है वह बताकर कहते हैं कि बेटा ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें बरकत नहीं होती, और ऊपरी इनकम अर्थात जो नंबर 2 की कमाई है वह ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि उनके उपदेश का सार यही है कि वह अपने बेटे को दुनिया के उन तौर तरीक़ों से परिचित करवा रहे हैं कि बेटा, ईमानदारी एक दिखावे की चीज़ है, वास्तविकता में जो भ्रष्टाचार ही जीवन की मूल वस्तु है। और अगर अपने परिवार की, अपने कुटुंब की खुशी चाहते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से वह काम करना पड़ेगा जिसका ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से, सच्चाई से कोसों दूर है। इसीलिए वो अंत में कहते हैं कि बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है
इसलिए गरज वाले आदमी के साथ कठोरता का व्यवहार करना, मतलब वो मजबूर आदमी के साथ निर्दयता से पेश आने की बात कर रहे हैं, और ताकतवर इंसान के साथ झुक कर व्यवहार करने की बात कर रहे हैं। सच में यही दुनियावी सच है, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। और इस तरह से वो अपने बेटे को यह अपने जीवन भर की संचित जो पूंजी है, यह जो उपदेश है दुनिया के प्रपंच का, उस उपदेश को देकर विदा करते हैं। अब इस उपदेश को सुनने के पश्चात वंशीधर नौकरी की खोज में निकल जाता है, लेकिन उस युवा के लिए लेखक कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं कि धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन उसका सहायक था। इसलिए वह गया तो ईश्वर ने उसे एक ऐसे पद पर बैठा दिया जिस पद के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लालायित रहते थे। अर्थात वह जाकर नमक का दरोगा बन गया। नमक विभाग में दरोगा पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। अब जब नया नमक के दरोगा पद पर नियुक्ति का समाचार गांव पहुंचा, उसके माता पिता के पास पहुंचा, गांव वालों के पास पहुंचा, तो जो उसके हितचिंतक थे वो तो खुशी में डूब गए कि अब तो जो वंशीधर है वो हमारी अच्छे से सहायता करेगा रुपए पैसे से। और जो प्रतिद्वंदी थे उनके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि अब तो वो बड़ा आदमी बन गया, अब तो उसका क्या कहना। तो इस तरह से नमक के विभाग में नियुक्ति पाने के पश्चात गांव वालों का भी उसके प्रति और घर वालों का भी उसके प्रति नज़रिया बदल गया। अब कहानी का दृश्य बदलता है और मुंशी वंशीधर को कार्य करते हुए, दरोगा पद पर कार्य करते हुए लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। इन 6 महीनों में वह जो है अपने कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और वाकपटुता से अपने अधिकारियों का मन मोह लेता है। ऐसे ही वह एक रात अपने जो है जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी वह सोया हुआ था, तो उसे लगा कि जहाँ पर उसका पड़ाव था उससे थोड़ी दूर एक नदी बहती थी। उसे लगा कि आधी रात उसकी अचानक नींद खुल गई, लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे रात के सन्नाटे के बजाय चारों तरफ शोर शराबा और गाड़ियों की और लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह वर्दी पहनकर तमंचा लेकर वह नदी के तट पर आ गया। आता है तो देखता है कि उस लकड़ी के पुल पर जो नमक कहते हैं बोरे में सामान भरा हुआ इस पार से उस पार जा रहा था। वह अपने घोड़े पर उसने पूछा कि यह सामान किसका है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने यह भी पूछा कि इसमें क्या है, इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अंततः अपने घोड़े पर चढ़कर वह उन बोरों के पास गया और उसने टटोला तो देखा कि उसमें नमक के ढेले थे। इस तरह से कन्फर्म हो गया कि ये नमक की तस्करी का मामला है। और उसने कड़क कर पूछा तो पता चला कि ये पंडित अलोपी दीन का ये नमक का सामान है जो कि कानपुर जा रहा है। तो इस तरह से रंगे हाथों वो नमक की तस्करी को पकड़ लेता है और अलोपी दीन के बारे में उसे पता चलता है। वह अलोपी दीन जो इस इलाके के बहुत बड़े ज़मींदार हैं और जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। अंग्रेज़ उनके यहाँ आकर शिकार करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी का आनंद लेते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े लोगों से उनके साथ उठना बैठना है। मतलब इस इलाके के बहुत बड़े आदमी हैं और उनके आगे कोई भी सामान्य इंसान बोलने का साहस नहीं कर सकता। तो उनके नौकर जाकर खबर करते हैं कि दरोगा जी ने नमक के बोरों को इस पार से उस पार जाने से रोक दिया है।
अब मुंशी बंशीधर लक्ष्मी के पुजारी थे, उन्हें अपने पैसे का अपार घमंड था और इस घमंड के कारण वह आंखें मूंदे मूंदे ही अपने रथ पर सवार, आंखें मूंदे मूंदे कहते हैं चलो हम आते हैं। तो इस तरह से वह पंडित अलोपीदीन बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े गर्व के साथ कि यहाँ तो हमारा इलाका है, एक छत्र साम्राज्य है, हमें कौन रोकने वाला है, बड़े आत्मविश्वास के साथ वंशीधर नदी के तट पर आते हैं और वंशीधर से उनका सामना होता है। मैं अब इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और इसको अपलोड करने में समस्या होती है, इसलिए अगले वीडियो में मैं इस आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ।